मेरा नाम जतिन है और जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इस बात का सबूत है कि किसी भी नई जगह पर जाने से पहले आपको सही से उस जगह की रिसर्च कर लेनी चाहिए। चाहे वो जगह कितनी भी सुंदर या आलीशान क्यों ना हो या आप कितने भी एक्साइटेड क्यों ना हो, लेकिन वहाँ जाने से पहले आपको एक बार उसे सही से जांच लेना चाहिए, क्योंकि बुरी शक्तियाँ आखिरकार बुरी होती हैं और वो दूसरों को भी वही दुख और दर्द देना चाहती हैं जो कि उन्होंने खुद महसूस किया था। अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसके साथ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं या पैरानॉर्मल में बिलीव करते हैं तो ये घटना आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी। जुलाई 2020 का वक्त था। पढ़ाई और घर के कामों से दूर मैं अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहा था। हमारा एक दोस्त था जिसका नाम था रॉनी, और रॉनी ने बताया कि हमारे एरिया में एक पुराना बंगला है जिसे हॉन्टेड माना जाता है। तो हम सब ने डिसाइड किया कि उस पुराने हॉन्टेड बंगला को जाके एक्सप्लोर करेंगे। जब भी लोग किसी खाली बंगले को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वो बंगला हॉन्टेड है। हमें इस बात पे ज़रा भी बिलीव नहीं था कि वो बंगला हॉन्टेड है, इसलिए हमने खुद वहाँ जाकर ये पता लगाने का फैसला किया। क्योंकि मेरा घर उस हॉन्टेड बंगलों के सबसे नज़दीक है, इसलिए हम सब ने प्लान बनाया कि शाम को हम सब मेरे घर पे रुकेंगे और फिर रात होने पर चुपके से बाहर निकल के उस बंगलों के अंदर जाएंगे, कुछ पिक्चर्स क्लिक करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। क्योंकि मेरी मम्मी किसी रिश्तेदार की शादी में पुणे गई हुई थी, इसलिए हम काफ़ी आसानी से रात को घर से बाहर निकल सकते थे। उस वक्त वैसे भी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी, तो हमें स्कूल की भी टेंशन नहीं थी। तो हम टोटल 3 लोग थे, मैं, मेरा दोस्त पुलकित और एक और दोस्त विद्या। पहले मैं उस पुराने बंगलों के बारे में कुछ बता देता हूँ। वो बंगलो काफ़ी टाइम से खाली पड़ा हुआ था। उस बंगलो का करंट ओनर अभी अमेरिका में है और उसे इस बंगलो की ज़्यादा परवाह नहीं है। शायद अगले साल वो उसे किसी बिल्डर को बेचने वाला है। वो बंगलो काफ़ी आइसोलेटेड सी जगह पर है। वो रोड के बिल्कुल एंड पे है और उसके पीछे काफ़ी बंजर ज़मीन पड़ी है। ज़्यादा लोग इस बंगलो के बारे में परवाह नहीं करते। वो इसे कब का भूल चुके हैं। बस वो इसे कभी कभार याद करते हैं जब वो भूत प्रेतों की बात करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उस बंगलों के पुराने मालिक की आत्मा अभी भी उस बंगलों में रहती है। आप वहाँ पर अभी भी हंसने की आवाज़ें सुन सकते हो। गेट के अपने आप खुलने या बंद होने की आवाज़ें आती हैं और घर पे पड़ी हुई पुरानी लालटेन अपने आप जल पड़ती है, जबकि उस वक्त घर पे कोई नहीं होता। ये सब बातें सुनकर हमारी उस बंगलों में जाने की एक्साइटमेंट और बढ़ रही थी। तो हमने डिसाइड किया कि रात के करीब 10 बजे उस बंगलों के पास पहुंच जाएंगे। जब हम उस बंगले पे पहुंचे तो हमने देखा कि बंगलों की हालत बहुत ख़राब हो रखी थी। बंगलों की दीवारों पर काई जम रखी थी, झाड़ियाँ बहुत उगी हुई थीं और कुछ पौधों के कांटों की वजह से चलना मुश्किल हो रहा था। क्योंकि मैंने शॉर्ट्स पहन रखे थे, इसलिए जब तक हम बंगलों के गेट से बंगलों के फ्रंट डोर पर पहुंचे तब तक उन कांटों की वजह से मेरा पैर छिल गया था और ब्लीडिंग हो रही थी। वो रात अमावस्या की रात थी और ऐसा कहा जाता है कि इस रात को आत्माओं और बुरी शक्तियों का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि मेन डोर पर एक बहुत ही बड़ा जंग लगा हुआ ताला लगा हुआ था, इसलिए हमने खिड़की के ज़रिए बंगलों के अंदर घुसने की कोशिश करी। खिड़कियाँ बहुत ही पुरानी लग रही थी और उन पर कांच भी नहीं था, जिसकी वजह से हमारा काम और आसान हो गया। तो पहले पुलकित अंदर गया, उसके बाद मैं और फिर लास्ट में विद्या। अंदर घुसते ही हमने अपनी टॉर्च ऑन करी, जिससे कि घर के इंटीरियर में एक भयानक सी रोशनी भर गई। मुझे अचानक से ऐसा एहसास हुआ कि कोई मुझे देख रहा है, पर फिर मैंने इसे इग्नोर कर दिया। और फिर मुझे इस बात की ज़्यादा चिंता थी कि हम किसी और की प्रॉपर्टी में बिना परमिशन के घुस रहे हैं। पर वो फीलिंग मुझे आती रही कि कोई मुझे लगातार ऑब्जर्व कर रहा था। वो बड़ी ही अजीब सी फीलिंग थी। जब हम बंगलों के अंदर देख रहे थे तो मैं लगातार अपना सिर पीछे घुमा रहा था कि मेरे पीछे कोई है तो नहीं। तो विद्या ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, क्या बात है। तो मैंने उसे और पुलकित को इसके बारे में बताया और विद्या ने भी एग्री किया कि उसे भी ऐसी ही फीलिंग आ रही थी। तो पुलकित ने कहा कि डरो मत, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर हम आगे बढ़ने लगे। बंगलों का इंटीरियर बहुत ही प्लेन और ऑर्डिनरी था, जिसमें कि एक बड़ा सा हॉल था जो कि लिविंग रूम था। हॉल के एक कोने में सीढ़ियाँ थी जो कि फर्स्ट फ्लोर तक जाती थी
हॉल के ठीक बगल में एक किचन था और किचन के लेफ्ट साइड पे एक बेडरूम या स्टोर रूम था। हमने फर्स्ट फ्लोर पर जाने का फैसला किया और देखना चाहा कि क्या वहाँ पे हमें कोई भूत मिल सकता है। अचानक विद्या ने बताया कि वो ठीक महसूस नहीं कर रही है और वो नीचे ही रहेगी, तो उसे नीचे छोड़कर पुलकित और मैं ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। तभी अचानक मेरा पूरा शरीर दहशत से भर गया और मुझे तेज़ घबराहट होने लगी। मैं सांस नहीं ले पा रहा था और मैं तुरंत उस जगह को छोड़कर भाग जाना चाहता था। मेरी आंखों में पानी आने लगा और मेरा सर तेज़ दर्द कर रहा था और एक छोटी सी चीख मेरे गले से निकल गई। मेरी चीख सुनकर पुलकित ने मुझे ऊपर से देखा। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ, तो मैंने बस अपना सर हिलाया और मैंने उससे कहा कि मुझे धूल से एलर्जी है, बस इसलिए ये सब हो रहा है। तो धीरे धीरे मैं भी ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच ही गया और फिर इसके बाद हमने वहाँ के रूम्स को चेक करने की सोची। वहाँ पर 3 बेडरूम्स थे और एक दरवाज़ा था जो ऊपर छत की तरफ जाता था। तो हमने पहले बेडरूम को चेक करने की सोची। तो जैसे हम पहले बेडरूम का दरवाज़ा खोलने वाले थे और अंदर झांकने वाले थे कि तभी हमें सीढ़ियों से किसी के ऊपर आने की आवाज़ सुनाई दी। तो हमें लगा कि ये विद्या होगी और फिर जब मैं सीढ़ियों पर देखने गया तो मैंने देखा कि सीढ़ियाँ तो बिल्कुल सुनसान थीं। हालांकि सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने की आवाज़ अभी भी आ रही थी, लेकिन मुझे सीढ़ियों पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो आवाज़ ऐसी थी कि जैसे कोई चप्पल पहनकर ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ रहा हो, लेकिन विद्या ने तो हील्स पहनी हुई थी, इसलिए ये पक्का था कि विद्या तो हमारे साथ मजाक नहीं कर रही थी। मैं वहाँ पर किसी स्टैचू की तरह जम गया और सीढ़ियों से ऊपर आती हुई उन आवाज़ों को अपने पास आते हुए सुनता रहा। जब वो आवाज़ मेरे बिल्कुल करीब आ गई तो वो अचानक से रुक गई। डर के मारे मैंने चीखकर पुलकित को आवाज़ लगाई। पुलकित उस रूम से भागते हुए आया और उसने भी वो आवाज़ सुनी थी। वो भी बहुत डरा हुआ था और उसने आते ही मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों सीढ़ियों से नीचे भागे। जब हम सीढ़ियों से नीचे भागे तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई ठंडी बर्फीली सांस मेरे पास से गुजर रही हो, लेकिन मैं डर के मारे पीछे मुड़कर नहीं देख पाया। नीचे आकर हमने देखा कि विद्या नीचे फर्श पर बहुत ही शांति से बैठी हुई थी, जैसे कि ध्यान कर रही हो। उसे देखकर हम और बुरी तरह डर गए। हमने जल्दी से उसे हिलाकर होश में लाया तो वो चौंक गई और उसने हमसे पूछा कि वो नीचे क्यों बैठी हुई है। वो बहुत ही कंफ्यूज लग रही थी और हम इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी हमें ऊपर फर्स्ट फ्लोर से किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। फिर तो बिना एक भी पल ज़ाया किए हम तुरंत खिड़की से बाहर भाग गए। डर के मारे हम बहुत तेज़ भाग रहे थे। मैं पसीने से भीगा हुआ था। जब हम सांस लेने के लिए बीच में रुके तो विद्या का चेहरा देखकर मेरे होश उड़ गए। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। उसके आंखों की पुतलियां इतनी फैल गई थी कि आंखों का सफ़ेद हिस्सा भी उससे ढक चुका था। वो पसीने से बिल्कुल लथपथ थी और जब मैंने उसके माथे पर हाथ लगाया तो उसे बहुत तेज़ बुखार चढ़ रखा था। वो फिर से उसी बेहोशी की हालत में चली गई थी जैसे वो बंगलों के अंदर थी। तो मैंने उसे हिलाकर उसे जगाया और उससे उसकी हालत के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो बीमार है और वो दर्द के मारे करा रही थी। फिर उसने वहाँ पे उल्टी भी करी और उसने बताया कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम फ़ौरन उसे घर पे ले गए ताकि उसे थोड़ा रेस्ट मिल सके। फिर घर पर आकर हमने उसे जल्दी से बेड पर लेटा दिया और ऐसा लगा कि जैसे वो बेड पर लेटते ही सो गई हो। फिर मैं और पुलकित उस बंगलो में जो कुछ हुआ उस पर डिस्कस कर रहे थे और हम सोच रहे थे कि सीढ़ियों पर वो जो भी चीज़ थी कहीं वो हमारा पीछा तो नहीं करेगी। पर फिर हमने सोचा कि ये इम्पॉसिबल है और फिर हम डिनर की तैयारियां करने के लिए किचन में चले गए और हम वेट कर रहे थे कि विद्या की नींद भी पूरी हो जाए। बंगलों में इस एक्सपीरियंस ने मुझे झकझोर कर रख दिया था, तो मैंने सोचा कि खुद को शांत करने के लिए खाना बनाने से पहले एक शावर ले लेता हूँ। तो जब मैंने अपनी टी शर्ट उतारी तो मैंने नोटिस किया कि मेरी चेस्ट पर कुछ खरोंचे पड़ रखी थी जो कि पहले नहीं थी और उन पर दर्द भी नहीं हो रहा था। तो मैंने अपनी टी शर्ट चेक करी कि कहीं खिड़की से अंदर घुसते वक्त कहीं वो फट तो नहीं गई थी या ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन टी शर्ट पर ऐसा कुछ नहीं हो रखा था। ये सब मुझे नॉर्मल नहीं लग रहा था, तो मैंने नहाने का आइडिया छोड़कर अपनी ये खरोंचे पुलकित को दिखाई। तो उसने भी अपनी बॉडी चेक करी कि कहीं उसके भी ऐसे कहीं खरोंचे तो नहीं आ रखी और उसके पेट पर भी ऐसे 3 स्क्रैच पड़ रखे थे। उसने भी बताया कि ये पहले तो नहीं थे।
वो बिल्कुल नए लग रहे थे क्योंकि उनसे खून भी बह रहा था, लेकिन उसे मेरी तरह बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। हमने सोचा कि चलकर ये विद्या को बताते हैं और उसकी हालत भी पूछते हैं। तो हम दोनों रूम पे गए और जैसे ही हम दरवाजे पे पहुंचे तो हमें अंदर से किसी के दर्द से कराने की आवाज़ सुनाई दी। तो हम दोनों ने डर के मारे कांपते कांपते धीरे से दरवाज़ा खोला। अंदर विद्या फर्श पर पालती मारकर बैठी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि वो फिर से ध्यान कर रही थी, और इस बार वो अपने मुंह से कुछ कह रही थी जिसे हम कराने की आवाज़ समझ रहे थे। मैं तो डर के मारे वहीं जम गया था। पुलकित ने अंदर जाकर उसे हिलाया तो वो फिर से बेहोशी की हालत से बाहर निकल गई। मैं भागकर किचन के अंदर गया और वहां से कुछ लकड़ी की राख ले आया जिसे कि पवित्र माना जाता है, और उसे मैंने विद्या के माथे पर रगड़ दिया। फिर हम सभी ने प्रार्थना करी कि वो आत्मा विद्या को अकेला छोड़ दे। उसके बाद से विद्या कभी फिर से उस बेहोशी वाली हालत में नहीं गई। फिर जब हमने उसे उन खरोंचों के बारे में बताया तो उसने भी अपने आप को चेक किया और पाया कि उसके पेट पर भी ऐसी खरोंचें हैं। हमें पता था कि ये इत्तेफाक नहीं हो सकता था और ये ज़रूर उस आत्मा की हरकत है, क्योंकि हम बंगलों में बिना परमिशन के घुसे थे, इसलिए उसने हमें सबक सिखाने के लिए ये सब किया होगा। फिर हमने इस घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया और फिर कभी भी हमने उस बंगलों में फिर से जाने की हिम्मत नहीं की।